Hi everyone, welcome back to the virtual classes of utilization of energy and traction. And this is Gaurav Pandey. So in this particular lecture, we will be learning about what actually the dielectric heating, okay, what is polarization, what is dipole movement, what is dielectric loss, what actually the phasor diagram we can obtain from the equivalent circuit, how dielectric loss is dependent upon frequency and voltage, and we will take one numerical, and we will take some concepts related to advantages and applications of dielectric heating. Okay, आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखिए, डाइलेक्ट्रिक लॉस को जानने से पहले हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक का जो मेन मोटिव है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बारे में फोकस करना है। देखिए, डाइलेक्ट्रिक लॉस हमेशा कहाँ पे होगा? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में होगा। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक लॉस हमेशा कहाँ पे होगा? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में होगा। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में जैसे आपका वुड आ सकता है, ठीक है, या फिर ग्लास आ सकता है, या सिरेमिक्स हैं आपके, ये सब आ सकते हैं आपके डाइलेक्ट्रिक में। और डाइलेक्ट्रिक को बेसिकली हम लोग ये भी बोल सकते हैं इंसुलेटर मटेरियल। खास बात ये चीज ध्यान रखनी है कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और अगर एक कोई परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक देखा जाए तो परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक में हमारे पास लीकेज रेजिस्टेंस की वैल्यू, या फिर आप कह सकते हैं लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू आपकी क्या रहती है? इनफाइनाइट। इसका मतलब अगर आपके पास लीकेज रिएक्टेंस या लीकेज रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या इनफाइनाइट है, तब कोई भी फ्लो ऑफ लीकेज करंट नहीं होगा। ठीक है, और कोई भी डाइलेक्ट्रिक लॉस नहीं होगा। बट कोई भी मटेरियल हमारा परफेक्ट इंसुलेटर और परफेक्ट कंडक्टर होता नहीं है, तो इसका मतलब हर इंसुलेटर में कुछ ना कुछ उसका लीकेज रिएक्टेंस होगा, और उस लीकेज रिएक्टेंस के कारण कुछ ना कुछ लीकेज करंट फ्लो होगा, और जो लीकेज करंट फ्लो हो रहा होगा उसी के कारण हमारा डाइलेक्ट्रिक लॉस होगा। अब हम लोग कंसीडर करते हैं कि जैसा अभी मैंने बताया आपको कि डाइलेक्ट्रिक लॉस के बारे में, कि ये इंसुलेटर मटेरियल्स में होता है। ठीक है, और ऐसे मटेरियल्स को सब्जेक्ट किया जाता है हाई वोल्टेज, ऐसे मटेरियल्स को सब्जेक्ट किया जाता है हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक, हाई वोल्टेज आपका कितना हो सकता है? ये आपका 600 वोल्ट से लेकर 3000 वोल्ट तक हो सकता है, 3000 वोल्ट तक हो सकता है। ठीक, और कुछ केसेस में अगर देखा जाए तो 20 किलो वोल्ट भी हो सकता है। ठीक है, हाई वोल्टेज। और फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या होगी? हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर देखा जाए तो इट इज अप टू 2 मेगा हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 2 मेगा हर्ट्ज तक। डाइलेक्ट्रिक लॉस का कॉन्सेप्ट डाइलेक्ट्रिक हीटिंग से कैसे आया? तो देखिए, यूनिट नंबर 1 जो है आपकी वो इलेक्ट्रिक हीटिंग के ऊपर है। यूनिट नंबर 1 क्या है आपकी? इलेक्ट्रिक हीटिंग के ऊपर है। और इस इलेक्ट्रिक हीटिंग में दो कैटेगराइजेशन है। एक हमारी पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग है, ठीक, पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग। और दूसरा कैटेगराइजेशन है हमारा हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग के कैटेगराइजेशन में अगर आप देखेंगे तो दो तरीके की हीटिंग आती है। एक तो आएगी आपकी इंडक्शन हीटिंग, ठीक, इंडक्शन हीटिंग। और दूसरी कैटेगरी है आपकी डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। ठीक है, दूसरी कैटेगरी क्या है आपकी? डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। ठीक, तो हमारी जो स्कोप ऑफ स्टडी है वो हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग पे है, जो कि हमारी क्या है? डाइलेक्ट्रिक हीटिंग है। और पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग में मैंने ऑलरेडी आपको बताया यहाँ पे कौन सी हीटिंग आती है हमारी? रेजिस्टेंस हीटिंग आती है। ठीक है, तो अब बेसिक फंडामेंटल समझते हैं कि डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का क्या है बेसिक फंडामेंटल। तो ये बताते हैं कि जब भी किसी पर्टिकुलर इंसुलेटर मटेरियल को हम किसी भी तरीके का बाहर का कोई हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग फील्ड प्रोवाइड करते हैं, तो जो उसके एटम्स होते हैं इंसुलेटर के, उनमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। और उस स्ट्रेस के कारण जो इंटर एटॉमिक फ्रिक्शन होता है, उसके कारण रिपीटेड डिफॉर्मेशन होने के कारण, या फिर कुछ रोटेशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर होने के कारण हमारे पास डाइलेक्ट्रिक लॉस होते हैं। जो ये डिफॉर्मेशन हो रहा होता है और ये जो रोटेशन हो रहा होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। और इसी पोलराइजेशन फिनोमिनन के कारण हमारा क्या प्रोड्यूस होता है? हीट प्रोड्यूस होता है। और उस हीट को क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक लॉस। आइए समझते हैं
कि किस तरीके से हमारे जो भी इंसुलेटर मटेरियल्स होते हैं या डाइलेक्ट्रिक होते हैं उसमें ओरिएंटेशन डिसोरिएंटेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए पहला नंबर जो फिगर है, इस फिगर में अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो भी इंसुलेटर मटेरियल है इसमें जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं उनको अगर आप देखेंगे डिसओरिएंटेड फॉर्म में है, डिसओरिएंटेड फॉर्म में है, ठीक है। बट उसके बाद जब हमने क्या किया इस इंसुलेटर मटेरियल में हमने क्या किया, व्हेन वी हैव अप्लाइड, फिगर नंबर 2 में हमने क्या किया, फिगर नंबर 2 में यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी अप्लाई की, ठीक। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई करी, होगा क्या कि जो भी हमारा इंसुलेटर मटेरियल था अभी जिसमें मॉलिक्यूल्स और एटम्स डिसओरिएंटेड थे, ठीक है, तो अब क्या होगा, उनमें मॉलिक्यूलर शिफ्ट होगा। ऐसा हो सकता है कि वो मॉलिक्यूलर शिफ्ट क्या हो, बहुत कम हो, बहुत फीबल हो, और ऐसा भी हो सकता है कि मॉलिक्यूलर शिफ्ट क्या हो, बहुत ज्यादा हो, ठीक। फीबल और आपका ज्यादा इस चीज पे डिसाइड करेगा कि किस तरीके के बॉन्ड्स हैं जो भी इंसुलेटर के अंदर। अगर वीक बॉन्ड्स होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो अपने आप को ओरिएंट कर लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि आप फिगर नंबर 2 में देख रहे हैं। फिगर नंबर 2 में देख रहे हैं कि ये जो डाइपोल्स डेवलप हो रहे हैं ये बेसिकली हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या हो गए, ओरिएंट हो गए। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये जो इंसुलेटर मटेरियल है इसमें जो बॉन्ड्स हैं वो कमजोर थे, और जैसे ही एक कोई बाहर से एक्चुएटिंग सिग्नल आया उसके कारण डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के जो भी एटम होंगे वो अपने आप को क्या कर लेंगे, इंक्लाइन कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है। आइए समझते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में। तो देखिए होता क्या है कि सपोज करिए कि हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटर प्लेट है जिसमें हमने क्या किया, बाहर से सप्लाई प्रोवाइड की और कैपेसिटर प्लेट की ये वाली प्लेट क्या हो गई, पॉजिटिव चार्ज, और ये वाली प्लेट क्या हो गई, नेगेटिव चार्ज हो गई, ठीक। अब क्या है, यहाँ पे हमारा इंसुलेटर मटेरियल है, ठीक है, इंसुलेटर मटेरियल है हमारा यहाँ पे। और अब इंसुलेटर मटेरियल में अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करे होंगे उसी समय एट अ इंस्टेंट अगर आप देखेंगे तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो डाइपोल का, यहाँ पे भी क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो डाइपोल का, ठीक। और यहाँ पे भी क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो। इसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ डाइपोल्स बने होंगे, ठीक है, जो कि क्या होंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसी तरीके से हमारे इस तरीके से डिसोरिएंटेशन फॉर्म में या कोई भी हमारे डाइपोल्स का अरेंजमेंट इस फैशन में होगा, माइनस प्लस। बट जैसे ही हमने क्या किया, व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, और जो भी कैपेसिटर प्लेट है हमारी, उन कैपेसिटर प्लेट्स में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो होगा क्या, इसमें से जो इंसुलेटर्स हैं हमारे, इन इंसुलेटर्स में क्या होगा, पॉजिटिव आयंस की तरफ हमारे डाइपोल का मूवमेंट हो जाएगा और डाइपोल अपने आप को रीओरिएंट करने की कोशिश करेंगे और माइनस चार्ज इधर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। इसी तरीके से माइनस इधर आ जाएगा, पॉजिटिव इधर आ जाएगा। और ये वाली प्लेट मैंने ऑलरेडी आपको बताई है, कैपेसिटर प्लेट, ये क्या है, पॉजिटिव। इसी तरीके से कैपेसिटर की ये वाली प्लेट अगर देखेंगे तो ये नेगेटिव है, और यहाँ के भी जो भी हमारे डाइपोल्स होंगे वो भी अपने आप को क्या कर लेंगे, ओरिएंट। तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, माइनस इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर, माइनस इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर, माइनस इधर। इसका मतलब ये जो डाइपोल्स हैं ये अपने आप को क्या कर रहे हैं, ओरिएंट कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने आप को ओरिएंट कर रहे हैं। पहले देखिए प्लस माइनस था, अब यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया, माइनस प्लस हो गया। इसका मतलब जो डिफॉर्मेशन हो रहा है आपका, ठीक है, जो आपका डिफॉर्मेशन हो रहा है या फिर जो आपका डिसोरिएंटेशन हो रहा है, ये बेसिकली डील करता है हमारा डाइलेक्ट्रिक लॉस को, ठीक है, ये हमारा बेसिकली क्या डील करता है, डाइलेक्ट्रिक लॉस को। अब
अगर हमारा परफेक्ट इंसुलेटर होगा तो उसमें क्या होंगे, हमारे जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जो भी एटम्स होंगे, न्यूट्रल स्टेट में आपको मालूम है किसी पर्टिकुलर एटम में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और जो हमारे नेगेटिव चार्ज होते हैं वो बराबर होते हैं। बट जैसे ही सिस्टम पोलराइज्ड होता है, इनके अंदर डाइपोल का फॉर्मेशन होता है। डाइपोल का मतलब क्या होता है समझिए, कि सपोज करिए एक पॉजिटिव चार्ज Q है और एक नेगेटिव चार्ज Q है, ये हमारा बेसिकली क्या बनाता है, डाइपोल बनाएगा। ठीक, और फिजिक्स की लैंग्वेज में यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग 2d। ठीक, तो इनका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट क्या होगा इनका, P इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाइड बाई 2d। ठीक, अब इन डाइपोल मूवमेंट्स के कारण क्या हो रहा होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ लीकेज रेजिस्टेंस डेवलप होगा। ठीक है, लीकेज रेजिस्टेंस डेवलप होगा, क्यों, क्योंकि हमारा जो ये इंसुलेटर मटेरियल था, अब इसमें क्या हो रहा है, कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पे स्टोर हो रही है। और आमतौर पे ये माना जाता है कि कोई भी इंसुलेटर मटेरियल पे हमारा कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि वहां पे उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो करंट की वैल्यू क्या होती है, हमारी जीरो होती है। ठीक है, करंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो। खाली हमारे कैपेसिटर में एक ही करंट डेवलप होती है, जो कि क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट करंट। बट जब हमारे पास किसी पर्टिकुलर इंसुलेटर में अगर प्रैक्टिकल केस आ जाता है, और उसमें इस तरीके का केस हो जाता है जहां पे जो भी एटम्स हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें फीबल बॉन्ड से वो आपस में क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, तो उनके कारण क्या होगा कि जब भी कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आएगी तो वो क्या हो जाएंगे, अपने आप को डिसोरिएंट कर लेंगे। इसका मतलब रेजिस्टेंस, जो लीकेज रेजिस्टेंस है, वो एग्जिस्ट करने लगेगा, और उसके कारण क्या होगा, उस पर्टिकुलर ब्रांच में भी करंट फ्लो होगी। तो आइए इस चीज को समझते हैं डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस डायग्राम में, पहले वाले डायग्राम में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, यहाँ पे देखिए डाइपोल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये आपकी बेसिकली अगर हमने माना नेगेटिव प्लेट है, तो ये हमारी पॉजिटिव प्लेट है। और आप ओरिएंटेशन देख लीजिए डाइपोल्स का, पॉजिटिव प्लेट के अक्रॉस माइनस वाले जो भी हमारा डाइपोल है उसका डिसोरिएंटेशन हुआ, और माइनस हमारे आपस में पॉजिटिव की तरीके तरफ अट्रैक्ट हुई, इसी तरीके से माइनस पॉजिटिव, इसी तरीके से हमारे पॉजिटिव माइनस की तरफ। तो इस तरीके से हमारा डाइपोल का डिसोरिएंटेशन हो गया। और अब क्या होगा, यहाँ पे हमारा एक कंपोनेंट और आ जाएगा, जिस पर्टिकुलर कंपोनेंट के कारण हमारा जो भी डाइलेक्ट्रिक लॉस होगा, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का अब हमारा आर एग्जिस्ट करेगा, जो रेजिस्टेंस है वो एग्जिस्ट करेगा। बट अगर आइडियल केस होता तो ये आर हमारा क्या होता, इनफाइनाइट हो जाता, और आई आर की वैल्यू क्या हो जाती है, हमारी जीरो। तो आइडियल केस में क्या होना चाहिए, आइडियल केस में डिसोरिएंटेशन होगा नहीं, डिफॉर्मेशन होगा नहीं, तो हमारा आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, और आई आर कंपोनेंट जो कि है हमारा, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। बट प्रैक्टिकल केस में ऐसा नहीं हो रहा है, आर एग्जिस्ट करेगा, जो भी हमारा लीकेज करंट होगा वो भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और ये जो आईसी है, ये बेसिकली आप आईसी देख रहे हैं, इसको बेसिकली बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, जो आमतौर पर हमारे कैपेसिटर में होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये आई आर बेसिकली हमारा क्या है, ये लीकेज करंट को डिनोट कर रहा है, जो कि इस रेजिस्टेंस के कारण डेवलप हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डाइपोल्स का फॉर्मेशन हो रहा है और उससे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना स्टार्ट होगा। तो ये मानेंगे कि इसका पर्टिकुलर जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसका कुछ रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक, आइए फेजर डायग्राम से इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ पे फेजर डायग्राम में देखिए, मैं आपको पूरा अच्छे से फेजर डायग्राम बता दूं। देखिए इसमें क्या है कि स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमने सपोज किया, मैंने अभी सर्किट डायग्राम में आपको दिखाया था, फिर से सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज करिए हमारे पास कैपेसिटर का ये क्या हुआ, करंट है आई, जिसको चार्जिंग करंट बोल रहे हैं। और ये करंट के दो कंपोनेंट्स हैं, एक हमारा कंपोनेंट्स आ रहा है जो कि हमारा लीकेज रेजिस्टेंस के कारण आ रहा है, जिसके कारण हमारा डाइलेक्ट्रिक लॉस होगा। और दूसरा कंपोनेंट हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट का होगा, जो कि कैपेसिटर के थ्रू फ्लो हो रहा है। तो ये दो कंपोनेंट है हमारे। ठीक है, तो सपोज करिए आई हमारा करंट था, और ये स्प्लिट हुआ हमारा आई आर में।
और दूसरे करंट में स्प्लिट हुआ IC में, ठीक। और यहां से लेकर यहां तक का अगर वोल्टेज देखा जाए तो ये वोल्टेज हम मान लेते हैं हमारा V है। दिस इज द सप्लाई वोल्टेज, दैट इज V। अगर इसका फेजर डायग्राम देखेंगे तो सबसे पहले फेजर डायग्राम में क्या फोकस करना है, किसी को कोई डाउट हो बेटा पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे फेजर डायग्राम में देखिए क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज को बनाएंगे रेफरेंस एक्सिस में। अब इस वोल्टेज में अगर देखा जाए तो IR और R मल्टीप्लाइड होकर यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा वो इन फेज क्या होगा, वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के। तो हम इस कंपोनेंट को बना देते हैं यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे आप देख सकते हैं IR, ठीक। क्योंकि रजिस्टिव ब्रांच है तो इन फेज रहेगी सप्लाई वोल्टेज की। उसके बाद कैपेसिटिव ब्रांच में आएंगे और कैपेसिटिव ब्रांच में अगर आप देखेंगे तो अगर हमारे पास ये सब मान लेते हैं ये हमारी करंट एक्सिस है, ठीक। तो करंट एक्सिस में ये हमारी क्या है, करंट एक्सिस है। तो यहाँ पे ये जो कंपोनेंट होगा IC इसको बोलेंगे, ठीक है। और आपको मालूम है कैपेसिटिव ब्रांच और वोल्टेज के बीच में अगर रिलेशन देखा जाए तो कैपेसिटर करंट क्या होती है, लीड करती है सप्लाई वोल्टेज से। तो यहाँ पे हमारे पास ये लीडिंग एंगल पे रहेगी और ये कितना एंगल रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, ठीक। अब क्या होगा, I जो है हमारा इट इज बेसिकली इक्वल्स टू IR प्लस IC। तो I जो वैल्यू है हमारी वो किसके बराबर है, IR प्लस IC। तो इसका मतलब रिजल्टेंट करंट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे I हो जाएगा, इसको बोलेंगे रिजल्टेंट करंट। उसके बाद I वर्सेस IR के बीच में हमारा, या I वर्सेस V के बीच में हमारा जो रिलेशन होता है इसको बोलते हैं बेसिकली हम लोग पावर फैक्टर एंगल, और इसको डिनोट कर लेते हैं हम लोग फाई। इसका मतलब फाई इज द एंगल विच इज बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। पावर फैक्टर एंगल बेटा अगर आप लोग को मालूम होगा तो एक्टिव पावर अपॉन अपेरेंट पावर होता है, ठीक है। तो वहां से भी उस चीज को निकाल सकते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बट यहाँ पे फेजर डायग्राम समझने के लिए फाई को हम लोग मान ले रहे हैं कॉस इनवर्स, और ये किसके किसके बीच का वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज और जो भी हमारा करंट है। उसके बाद यहाँ पे लॉस एंगल है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक लॉस एंगल है ये, और इसको हम लोग डिनोट कर लेते हैं हम लोग डेल्टा से, ठीक है। इसको हमने डिनोट कर लिया डेल्टा से, ठीक। अगर अब आपसे अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे हम लोग एक मान लेते हैं, एक पॉइंट ए पॉइंट मान लेते हैं और इस पॉइंट को मान लेते हैं बी पॉइंट, ठीक। तो अगर मैं आपसे पूछूं ए बी की लेंथ क्या होगी, तो ए बी की लेंथ आप कैसे निकालेंगे, ए बी की लेंथ अभी हम लोग यहाँ देखते हैं कैसे निकलेगी। तो याद रखिए ए बी की लेंथ किस फॉर्म में निकलेगी, हमें यहाँ पे मालूम है कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है बेसिकली, यहाँ पे IR। तो AB की भी लेंथ क्या है, IR। बट अगर आपसे कोई पूछे कि AB की लेंथ आप IC के टर्म्स में निकालिए, तब आप क्या लिखेंगे। अब इस डायग्राम को देखिए, AB की लेंथ IC के टर्म्स में क्या होगी, या I के टर्म्स में क्या होगी, इट इज इक्वल्स टू I cos फाई होगी, ठीक। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, I cos फाई भी हम इसको लिख सकते हैं जो कि IR की वैल्यू है, ठीक। चलिए और भी हम लिख सकते हैं तमाम चीजें, जैसे अगर IR को और क्या लिख सकते हैं, अगर IC के टर्म्स में देखा जाए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको IC tan डेल्टा, ठीक है, IC tan डेल्टा। आप इसको मैथमेटिकली देखिएगा और AB की लेंथ निकालने की कोशिश करिएगा। IR इक्वल्स टू I cos डेल्टा और IR इक्वल्स टू IC tan डेल्टा। चलिए अब डाइलेक्ट्रिक लॉस के बारे में बात करते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक लॉस का जो एक्सप्रेशन है हमारा वो बेसिकली क्या होगा, क्योंकि कंपोनेंट कौन सा आ रहा है हमारा, VI cos फाई आ रहा है, ठीक। और ये जो बेसिकली वैल्यू है हमारी इस पर्टिकुलर ब्रांच के कारण ही डाइलेक्ट्रिक लॉस आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं V मल्टीप्लाइड बाई IR, ठीक। उसके बाद हम IR की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा V मल्टीप्लाइड बाई, आप क्या लिख सकते हैं, या तो आप लिखिए V मल्टीप्लाइड बाई I cos फाई लिखा ही हुआ है आपने, और या फिर आप क्या लिख सकते हैं V मल्टीप्लाइड बाई
IC tan डेल्टा, ठीक है। और याद रखिएगा डेल्टा इज बेसिकली क्या है, लॉस एंगल है। डेल्टा इज बेसिकली व्हाट, इट इज अ लॉस एंगल, ठीक। और ये क्या है हमारा, पावर फैक्टर एंगल। ये क्या है हमारा, पावर फैक्टर एंगल। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा। अब आईसी की वैल्यू देखी जाए तो आईसी की वैल्यू क्या हो सकती है हमारी, आईसी की वैल्यू डायग्राम में देखिए तो ये क्या हो जाएगी, V डिवाइडेड बाई एक्सी tan डेल्टा, ठीक। और एक्सी की अगर वैल्यू हम लोग रख दें तो ये फाइनल एक्सप्रेशन हमारा आ जाएगा V स्क्वायर ओमेगा C tan डेल्टा, ठीक। आप लोग कुछ बुक्स में देखेंगे कि एक्सप्रेशंस में क्या किया गया है, tan डेल्टा को बोला गया है कि डेल्टा हमारा बहुत स्मॉल है तो हमने इसको क्या बोला है, V स्क्वायर ओमेगा C डेल्टा भी बोला है। इसका मतलब कुछ जगहों पे एजम्पशन इस तरीके से लिया गया होगा tan डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा, या फिर कुछ जगहों पे लिखा होगा tan डेल्टा इक्वल्स टू cos डेल्टा। तो ये हमारा डेल्टा बहुत स्मॉल है, इसलिए हम लोग इसको, डेल्टा हमारी डेल्टा की वैल्यू स्मॉल है इसलिए हम लोग ये एजम्पशंस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर यहाँ पे c को भी हम लोग एक्सपेंड कर दें तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा फर्दर, V स्क्वायर बाई, डिवाइडेड बाई तो कुछ आएगा नहीं तो यहाँ पे आएगा V स्क्वायर, ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई f, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई c की वैल्यू रख दें इप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई इप्सिलॉन r, ठीक। रिलेटिव परमिटिविटी है इप्सिलॉन r, एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा, और यूनिट क्या रहेगी, वॉट। यूनिट क्या रहेगी, वॉट। तो ये पूरा आपका एक्सप्रेशन है डाइलेक्ट्रिक लॉस का, ठीक है। ये पूरा एक्सप्रेशन किसका है, डाइलेक्ट्रिक लॉस का एक्सप्रेशन है। कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे आपको नहीं होना चाहिए, ठीक। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने एक पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया डाइलेक्ट्रिक लॉस का। और किसी को कोई डाउट हो, जैसे इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आप लोग को मालूम ही होगी, इप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू कितना होता है, न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेगा 8.854 इंटू 10⁻⁻12। और कोई यूनिट पूछेगा तो क्या यूनिट होगी, फैरेड पर मीटर, ठीक। तो ये आपका एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी। और क्वेश्चन में आपको परमिटिविटी आपको गिवन होगी, याद रखिएगा परमिटिविटी जो फ्री स्पेस की होती है वो 1 होती है, ठीक। अदरवाइज आपको परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक की गिवन होगी, सिरेमिक है, ग्लास है, जो भी आपका होगा मटेरियल उसकी परमिटिविटी क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। और ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जो लॉस एंगल है ये हमेशा किस में रहता है, रेडियन में रहता है, ठीक है। ये जो लॉस एंगल है ये हमेशा किस में रहता है, रेडियन में रहता है, ठीक। तो अब हम लोग अगला स्लाइड पे आते हैं और समझते हैं कि डाइलेक्ट्रिक लॉस किस तरीके से वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो ये भी आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा और कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। तो डाइलेक्ट्रिक लॉस मान लेते हैं हमारा क्या है, PL, और अभी हमने इसको डिराइव किया तो ये आ रहा था हमारा V स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई f मल्टीप्लाइड बाई इप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई इप्सिलॉन r multiplied by A divided by D multiplied by डेल्टा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे डाइलेक्ट्रिक लॉस किसके प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और इसी तरीके से डाइलेक्ट्रिक लॉस आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और भी है, आप ये भी देख रहे होंगे कि V स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। तो कभी कभी न्यूमेरिकल्स में क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल्स में क्या कहेंगे कि फॉर अ सेम अमाउंट ऑफ हीटिंग, फॉर अ सेम अमाउंट ऑफ हीटिंग, किसी पर्टिकुलर वोल्टेज की वैल्यू क्या है हमारी, मान लेते हैं V1। अब इस वैल्यू को क्या कर दिया उन्होंने, लिमिट कर दिया है, ठीक है। इस वैल्यू को उन्होंने क्या कर दिया, लिमिट कर दिया है किसी वोल्टेज V2 पे। अब बोला है कि V1 के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी F1 है तो V2 के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, F2।
तब आप रिलेशन ये यूज कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा रिलेशन, V1 बाई V2 इक्वल्स टू एस का होल स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे रिलेशन क्या आ जाएगा, F2 बाई F1। तो यहाँ पे आप इस चीज को रिलेट कर सकते हो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में। तो ये बेसिकली फंडामेंटल हो गया आपका, जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया। 3 इन्फ्रेंसेस निकले, इन्फ्रेंस 1, इन्फ्रेंस 2 और इन्फ्रेंस 3। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आइए एडवांटेजेस और एप्लीकेशंस पे आते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के एडवांटेजेस में अगर आप देखेंगे तो ये हमारा बेसिकली नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स के लिए है, याद रखिएगा ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स के लिए है, और यहाँ पे यूनिफॉर्म हीटिंग पॉसिबल है। ठीक है, आमतौर पे ऐसा होता है कि जब हम हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग के बारे में बात करते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग में हम लोग यूनिफॉर्म हीटिंग नहीं मिलती है, जैसे इंडक्शन हीटिंग में ऐसी प्रॉब्लम है, बट आपको डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में यूनिफॉर्म हीटिंग भी मिल जाएगी, ये इसका एडवांटेज है। और यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात है कि आप पूरे मटेरियल को कंप्लीटली क्या कर सकते हो, हीट कर सकते हो। ठीक है, पूरा जो भी मटेरियल है आप उसको कंप्लीटली हीट कर सकते हो। ठीक, एप्लीकेशन में अगर आप देखेंगे इन तीनों पॉइंट को कनेक्ट करा जाए तो यहाँ पे जैसे कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, पेपर है, वुड है, आप इनको ड्राई कर सकते हो, वुड मटेरियल्स को आप जोड़ सकते हो, हीट जो भी प्लास्टिक की शीट्स हैं, प्लास्टिक शीट्स बेसिकली डाइलेक्ट्रिक की तरीके से काम कर रही हैं। तो यहाँ पे भी कंसिडरेशन अगर आप देखोगे तो यही कंसिडरेशन लेते हैं। ठीक, फर्दर अगर आप मूव करोगे तो आपको यहाँ पे एक बेसिक फंडामेंटल ये भी समझने में आएगा कि जो प्रोसेस इंडस्ट्री है, और प्रोसेस इंडस्ट्री में बेसिक फंडामेंटल यही होता है कि हमें जो भी मटेरियल होता है उसको पूरी तरीके से हीट करना रहता है। तो जब भी पूरी तरीके से हीट करने का कॉन्सेप्ट आएगा तो आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि हमारे पास डाइलेक्ट्रिक हीटिंग सबसे बेस्ट तरीका है, जो कि आपका हीटिंग मैकेनिज्म में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम जो भी थर्मोप्लास्टिक्स हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हैं डाइलेक्ट्रिक हीटिंग से। इसी तरीके से डाइथर्मी है, मेडिकल लाइंस में भी इसको यूज करते हैं, और प्रोसेसिंग ऑफ रबर, सिंथेटिक मटेरियल और केमिकल्स में भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर एप्लीकेशन देखा जाए तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इसका काफी यूज है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का। ठीक, चलिए ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के, और यहाँ पे हम लोगों ने अब डिस्कस करेंगे किस तरीके के सोर्सेस यूज करें जिनसे हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको प्रॉपर मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे इंडक्शन हीटिंग के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म दिए हुए हैं कि लो टेम्परेचर हीटिंग है, या मेल्टिंग हो रहा है, या सरफेस हीटिंग फिनोमिनन हो रहा है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है हमारी। साइमल्टेनियसली सोर्सेज यूज्ड पे थोड़ा फोकस करिए कि जब आपको 50 से 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए तो किस तरीके का सोर्स यूज करेंगे, तो रोटेटिंग जनरेटर टाइप सोर्स। इसी तरीके से अगर आपको सपोज करिए 10 टू 200 किलो हर्ट्ज या 100 टू 500 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट करानी है किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, तो स्पार्क गैप जनरेटर्स को यूज करते हैं या फिर वैक्यूम ट्यूब ऑसिलेटर्स को यूज करते हैं। और डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में जहां पे आपको वेरी हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए, मैंने आपसे वैसे बताया था 2 मेगाहर्ट्ज, बट कुछ बुक्स में इसको 50 मेगाहर्ट्ज तक भी मेंशन किया गया है। तो अगर आपको इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए तो आप वैक्यूम ट्यूब ऑसिलेटर्स को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली फंडामेंटल है कि टाइप ऑफ सोर्सेस जो आप यूज कर सकते हो, सप्लाई सोर्सेस, वो किस तरीके के हो। ठीक, तो यहाँ तक हमारा बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो गया, एडवांटेजेस, एप्लीकेशंस और टाइप ऑफ हीटिंग, फ्रीक्वेंसी यूज और सोर्स यूज। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल को कंसीडर कर लेते हैं और फिर इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज को हम लोग जो कि फर्स्ट यूनिट की है उसको हम लोग वाइंड अप करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए एक इंसुलेटिंग मटेरियल है जो कि 2 सेंटीमीटर थिक है हमारा, और उसका एरिया अगर देखा जाए तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और इस पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या इंसुलेटिंग मटेरियल को हमको क्या करना है, हीट करना है। और जो मटेरियल की परमिटिविटी है वो गिवन है 5, पावर फैक्टर 0.05 है, और पावर जो रिक्वायर हो रही है वो 800 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज है, और उसके लिए पावर हमारे पास 300 वॉट की पावर बेसिकली हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है सीपीएस पूछ रहा है, सीपीएस का मतलब क्या है, क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी के बारे में आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम लोग अप्रोच कर लेंगे। देख लेते हैं गिवन में हमको क्या क्या मालूम है। गिवन में सबसे पहली बात हमको एरिया मालूम है, एरिया कितना है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कर लेते हैं मीटर स्क्वायर में, तो ये क्या हो जाएगा 120 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -4। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास
थिकनेस भी गिवन है, तो इसको मान लेते हैं d, और d हमारा कितना है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा मीटर में। उसके बाद इप्सिलॉन r क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 5। इप्सिलॉन नॉट आपको मालूम ही है, दैट इज 8.854 इंटू 10⁻12। उसके बाद क्वेश्चन में पावर भी गिवन है, दैट इज 800 वोल्ट। ये बेसिकली पावर आपको मालूम ही होगी, ये कौन सी पावर है, ये हम लोग डाइलेक्ट्रिक लॉस वाली पावर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये हमारी कौन सी पावर है, डाइलेक्ट्रिक लॉस की पावर है, ठीक। तो मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता दूंगा, आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे पावर एक्चुअली यहाँ पे 300 वॉट है। मैं इसको इरेज कर दूं क्योंकि क्वेश्चन में 800 वोल्ट्स तो सप्लाई वोल्टेज है, तो यहाँ पे इसको इरेज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे पावर बेसिकली आपकी गिवन है 300 वॉट, पावर 300, वोल्टेज आपका क्वेश्चन में गिवन है 800 वोल्ट, ठीक। और कुछ क्वेश्चन में गिवन है, हाँ इस क्वेश्चन में पावर फैक्टर भी गिवन है, जो कि बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारा पावर फैक्टर है 0.05, तो ये आप मान सकते हैं कि ये 0 कॉस इनवर्स 0.05 आपको पावर फैक्टर एंगल भी गिवन है, ठीक। और आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो इतनी सारी चीजें कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का होगा, हम क्या करते हैं कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल लें, जो कि क्या होगी इप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई इप्सिलॉन आर मल्टीप्लाइड बाई ए डिवाइडेड बाई डी। आप वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर ए और डी सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं। तो यहाँ से आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू मिल जाएगी 26.56 पीको फेराड। पीको फेराड का मतलब 10⁻12 फेराड। यहाँ से पहला स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में अगर आप देखेंगे, जो पिछले में मैं आपको फेजर डायग्राम में पढ़ाया था, उसमें अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो पीएल का फॉर्मूला होता है वो बेसिकली क्या होता है, V मल्टीप्लाइड बाई आई आर, ठीक है, यही तो फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला होता है, और इसमें ये भी मैंने बताया था कि आई आर जो कंपोनेंट है, ठीक, आई आर जो कंपोनेंट है वो बेसिकली उसकी वैल्यू क्या थी, V डिवाइडेड बाई आर। और इसी तरीके से जो हमारा आईसी कंपोनेंट उसकी वैल्यू क्या थी, V डिवाइडेड बाई ओमेगा, या V डिवाइडेड बाई एक्सी हमारा, और ओमेगा सी आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास tan डेल्टा की वैल्यू अगर देखी जाए, tan डेल्टा की, तो tan डेल्टा हमारा बेसिकली क्या था, अगर फेजर डायग्राम में देखेंगे तो ये बेसिकली था हमारा आई आर बाई आई सी था। tan डेल्टा क्या था, आई आर बाई आई सी। फेजर डायग्राम देख लीजिए यहाँ पे, या इस तरीके से फेजर डायग्राम बनाया हमने, और ये हमारा डेल्टा है, और ये कंपोनेंट हमारा आई सी, और ये कंपोनेंट हमारा आई आर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ क्या है हमारी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ क्या है हमारी आई आर। तो tan डेल्टा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी हमको। tan डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या हो जाएगा आई आर डिवाइडेड बाई आई सी, ठीक। तो tan डेल्टा की वैल्यू क्या, आई आर बाई आई सी हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये हो जाएगा v बाई आर, और ये क्या हो जाएगा v बाई एक्सी, और या फिर हम लिख सकते हैं इसको v ओमेगा सी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि v बाई आर इक्वल्स टू v ओमेगा सी मल्टीप्लाइड बाई tan डेल्टा। तो ये कंपोनेंट इस कंपोनेंट के बराबर होगा, ठीक। तो अगली स्लाइड पे आते हैं। तो अब फेजर डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब पावर लॉस के बारे में देख लेते हैं, सीधे सीधे जो क्वेश्चन में हमको अप्रोच करना है। पावर लॉस में बेसिकली क्या है हमारा, v स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं, ठीक, या फिर v मल्टीप्लाइड बाई आप आई आर लिख लीजिएगा, तो तब भी उससे v स्क्वायर बाई आर ही मिलेगा। और फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर ओमेगा सी tan डेल्टा। और यहाँ पे फर्दर इसको देखा जाए तो ये क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर ओमेगा सी कॉस फाई लिख सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली बराबर ही होंगे दोनों। और इसी तरीके से जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा v स्क्वायर 2
पाई एफ मल्टीप्लाइड बाई सी कॉस डेल्टा। ठीक, कॉस डेल्टा नहीं होगा क्योंकि डेल्टा की वैल्यू के कंपैरिजन में ये वैल्यू हमारी बहुत ज्यादा है, तो ये हमारा बेसिकली अगर होगा देखा जाए तो ये फाई होगा। ठीक है, ये हमारा बेसिकली करस्पॉन्डिंग टू क्या होगा, फाई होगा। आप वैल्यूज को कैलकुलेट करिएगा तो ये फाई आएगा। ठीक है, तो यहां से आप क्या करेंगे, आप एफ की टर्मिनोलॉजी को यूज कर लीजिएगा। एफ आपका क्या हो जाएगा, पी एल डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर 2 पाई सी कॉस फाई। वैल्यूज पुट कर लीजिएगा, v मालूम है, c मालूम है, cos फाई मालूम है, pl मालूम है, तो ये आ जाएगा आपका 56.2 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, तो ये एजम्पशंस है कुछ। यहाँ पे आपको जब भी क्वेश्चन में डेटा ना गिवन हो, मैं एजम्पशंस बता दे रहा हूँ ज्यादातर क्या क्या एजम्पशन लोग लेते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। डाइलेक्ट्रिक लॉस के अगर कुछ डेटा आपको मिसिंग लग रहा है तो आप देखिए एक एजम्पशन आप ये ले सकते हैं। सबसे पहला एजम्पशन ये है कि I इक्वल्स टू आई आर प्लस आई सी, और ये जो आई आर की वैल्यू है ये क्या होगी, बहुत हमारी कम होगी। तो कभी कभी एजम्पशन क्या ले लेते हैं हम लोग, I इक्वल्स टू आई सी। ठीक है, I इक्वल्स टू आई सी ले लेते हैं। ठीक है, और आई आर बहुत स्मॉल है। और दूसरा एजम्पशन अभी हमने आपको बताया, आप ये ले सकते हैं कि tan डेल्टा अप्रोक्सीमेटली क्या है हमारा, डेल्टा के बराबर है। या फिर tan डेल्टा को हम लोग क्या ले सकते हैं, ये बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, cos फाई के बराबर हो जाएगा। तो ये भी एजम्पशन हम आपको हेल्प करेगा, अगर कभी न्यूमेरिकल आए और नहीं सॉल्व हो रहा है तो इन दोनों एजम्पशंस को लेकर भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। बट अगर डेटा प्रॉपरली गिवन है, डेल्टा और ये सारी चीजें गिवन है, तो आप एज इट इज जो फॉर्मुलेज है उनको आप यूज कर सकते हो। ठीक, बट इस न्यूमेरिकल में हमको एजम्पशन लेना पड़ा क्योंकि डेटा इसमें पूरा कंप्लीट नहीं था, तो कुछ एजम्पशंस लेके हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, so thanks for watching, and if you have any doubt regarding any particular topic, or if you see any problem in this particular video, please you can discuss me in the Google Classroom, or you can I will certainly upload this video on the YouTube as well, so you can watch this particular video there also, and there we can also discuss if you just comment any of your problem in the comment box. So God bless you all. We will be meeting with the next lecture with some numericals and the concepts of welding. Okay.